हेलो फ्रेंड्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बड़ा बेसिक चैप्टर है ये, और काफ़ी कुछ इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ भी चुके हैं +1 में। तो चीज़ों को जैसे जैसे आती जाएंगी साथ साथ में डिस्कस करते जाएंगे। जैसे पहले आपने +1 में पढ़ी है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का मतलब होता है फ़ायदे एज वेल एज नुकसान। जो ऑर्गेनिज्म हमारे फ़ायदा भी कर रहा है, हमारे नुकसान भी कर रहा है, हमने दोनों डिस्कस किए। फॉर एग्जांपल जैसे क्लोस्ट्रीडियम टेटनी है, वो टेटनस कोज कर रहा था, वो हमारा नुकसान हो रहा है। और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं, ये कर्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, तो ये हमारा फ़ायदा हो रहा है। तो ये फ़ायदे और नुकसान दोनों हमने पढ़े इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में। बस इसमें चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसका मतलब हमने सिर्फ इसमें माइक्रोब्स के फ़ायदे ही पढ़ने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें देखो सबसे पहले आया है माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑन दिस अर्थ। माइक्रोब्स आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑन दिस अर्थ। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। अब एवरीवेयर को हम क्या बोल सकते हैं? कॉस्मोपॉलिटन। अब जो बुक्स में लिखा होता है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब दे आर फाउंड एवरीवेयर। ये सॉइल में भी हैं, वाटर में भी हैं, एयर में भी हैं, अपनी बॉडी में भी हैं। और एक बड़ा फैसिनेटिंग फैक्ट बताता हूँ आपको, हमारी बॉडी में उतने सेल्स नहीं है जितने बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया आर मैनी टाइम्स मोर देन आवर बॉडी सेल्स इन आवर बॉडी एंड अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। माइक्रोब्स तो हर एक जगह है, सो दे आर कॉस्मोपॉलिटन। और अगर एग्जामिनर पूछता है सॉइल, वाटर और एयर, ये तीनों में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया कहाँ पे पड़े हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे पड़े हैं? बोलोगे सॉइल में। मैक्सिमम आउट ऑफ दीज सॉइल, वाटर एंड एयर, मैक्सिमम आर इन सॉइल। अब देखो हैंडफुल ऑफ सॉइल है, इसमें ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ये देखो पानी में भी प्रेजेंट है, ह्यूमन बॉडी में भी प्रेजेंट है, एनिमल्स की बॉडी में भी प्रेजेंट है, प्लांट्स में भी प्रेजेंट है। दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट्स वेयर नो लाइफ फॉर्म्स कुड पॉसिबली एग्जिस्ट। जहाँ पे आप सोचते हो ना जो नॉर्मल ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट नहीं करते, ये वहाँ पे भी प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं डीप इनसाइड गीजर्स, जो थर्मल वेंट्स हैं, गर्म पानी के चश्मे होते हैं ना, जहाँ पे वहाँ पे टेम्परेचर है 140 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है। अब इतने टेम्परेचर में, इतने एक्सट्रीम टेम्परेचर में नॉर्मल लाइफ फॉर्म्स तो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जो थर्मोफाइल्स हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स हैं, ये एग्जिस्ट कर जाते हैं। डीप इन द सॉइल, सॉइल में काफ़ी डेप्थ तक जाओगे, वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे। अंडर द लेयर्स ऑफ स्नो, स्नो में भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे। हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में मिल जाएंगे। बचा क्या? दीज आर द मोस्ट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑन अर्थ। थर्मल वेंट्स, जहाँ का टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है, डीप सॉइल, लेयर ऑफ स्नो, हाई एसिडिक एनवायरनमेंट, हर एक जगह तो प्रेजेंट है। ये देखो गर्म पानी का चश्मा नजर आ रहा है, गीजर कैसे उबल रहा है पानी। मणिकरण साहब आप गए होगे, मणिकरण साहब भी गर्म पानी के चश्मे हैं, वहाँ पे चावल डालते हैं, चावल भी उबल जाते हैं। देखो वहाँ पे भी थर्मोफाइल्स रह रहे हैं, दे कैन सर्वाइव इवन सच हार्श कंडीशंस। इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। थर्मल वेंट्स, ये देखो डीप इन द सॉइल, देखो ये डेप्थ में जा रहे हैं ना सॉइल में, यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं आपको। लेयर्स ऑफ स्नो, मतलब कितना ठंडा एनवायरनमेंट है ना, माइनस मिड टेम्परेचर जा रहा है, यहाँ पे भी काफ़ी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर जाते हैं। हाई एसिडिक एनवायरनमेंट, कितनी एसिडिटी है, यहाँ पे भी ग्रो हो रहे हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है कौन कौन से? माइक्रोब्स, प्रोटोजोआ। प्रोटो का मतलब अर्ली, जोआ का मतलब एनिमल्स।
जो इनका नाम है वो तो ये सुजेस्ट कर रहे हैं ये फर्स्ट एनिमल्स हैं, एक्चुअली दीज आर नॉट ट्रू एनिमल्स। एनिमल्स बनने के लिए मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रोप होना जरूरी है, ये यूनिसेलुलर हेटेरोट्रोप है, इसलिए हमने इसे कहाँ डाल दिया, प्रोटिस्टा में। दीज आर नॉट ट्रू एनिमल्स। इसका नाम मतलब क्या हो गया, मिसनोमर, मिसलीडिंग। और बैक्टीरिया, आपने बैक्टीरिया पढ़ा था यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स किंगडम ओनरा में। फंजाई मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रोप्स, मेनली सेप्रोफाइट हैं लेकिन पैरासिटिक फॉर्म्स भी प्रेजेंट हैं। माइक्रोस्कोपिक वायरसेस, हमने देखा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में वायरस को कोई प्लेस ही नहीं दी। विरोइड्स, विरोइड्स आपने पढ़ा है ना, डिस्कवर्ड बाय विरोइड्स आर इन्फेक्शियस infectious RNA particles. Neither they contain DNA nor they contain proteins. तो जो infectious RNA particles हैं discovered by they were discovered by Theo Diner. अगले आगे prions. prions क्या हैं? infectious proteinaceous particles. Neither they contain DNA nor they contain RNA. Discovered by Stanley Prusner. हमने पढ़ा था ये एनिमल्स में मैड काउ डिजीज कोज करते हैं, कैटल में स्क्रैपी डिजीज कोज करते हैं, शीप में, ह्यूमंस में क्रूट्सफेल्ड जैकोब डिजीज कोज करते हैं, प्रियोन्स। ये सब माइक्रोब्स हो गए, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, विरोइड्स एंड प्रियोन्स, दीज ऑल आर माइक्रोब्स। प्रियोन्स के हैं, दे आर प्रोटीनेशियस infectious एजेंट्स। प्रोटोजोआ, देखो अमीबा की डायग्राम नजर आ रही है ना, बैक्टीरिया ये कैप्सूल जैसा नजर आ रहा है, इज द मोस्ट कॉमन शेप ऑफ बैक्टीरिया, बैसिलस रोड शेप्ड। वायरस नजर आ रहा है, कोरोना वायरस बड़ा फेमस चल रहा है ना आजकल, स्फेरिकल बैक्टीरिया। और देखो इस पे क्राउन लाइक स्पाइक्स बनी हुई हैं, क्राउन लाइक स्पाइक्स बनी हुई है इसलिए क्या बोलते हैं, कोरोना वायरस। मशरूम्स, फंजाई, microbes like bacteria and many fungi can be grown on nutritive media to form colonies. अब जो बैक्टीरिया है, मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया और मैनी फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया टू फॉर्म कॉलोनीज दैट कैन बी सीन विद नेक्ड आई। बैक्टीरिया को या माइक्रोस्कोपिक फंजाई को आप नेक्ड आई से देख नहीं सकते, लेकिन इनकी कॉलोनीज को तो देख सकते हो। अब कैसे देखते हैं, ये पेट्री डिश है, पेट्री डिश प्लास्टिक या ग्लास की बनी हुई एक डिश होती है। इस डिश में हम क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट मीडिया डाल देते हैं। न्यूट्रिएंट मीडिया, अब जब न्यूट्रिएंट मीडिया डाला तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैक्टीरियल कॉलोनीज, बैक्टीरिया को लगा देते हैं इस डिश पे, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं। अब बैक्टीरिया तो नेक्ड आई से नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी कॉलोनी तो नजर आ रही है ना, बैक्टीरियल कॉलोनीज। ऐसे हम स्ट्रिकिंग भी कर देते हैं, जैसे हमने पेट्री डिश ली, पेट्री डिश में हम क्या करते हैं, जैसे आपके पास केमिस्ट्री की लैब में प्लेटिनम वायर होती है ना,
अब ये पेट्री वायर जो अपना प्लेटिनम वायर है, इसके जैसी एक वायर होती है। इस वायर को हम बैक्टीरियल सोल्यूशन में डिप कर देते हैं। जैसे ये टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरियल सोल्यूशन पड़ा है, तो आप क्या करोगे, इसकी टिप को इसमें डिप किया। डिप करने के बाद इसे ऐसे इस पे निशान बना देते हो। इस प्रोसेस को हम स्ट्रीकिंग बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्ट्रीकिंग। अब जैसे आपने इसे इस सोल्यूशन बैक्टीरियल सोल्यूशन से इस पिन को डिप करने के बाद ऐसे स्ट्रीक कर दिया ना, लाइन बना दी है, स्ट्रीकिंग कर दी है। अब इसमें बैक्टीरिया ग्रो हो जाएंगे, बैक्टीरिया विल ग्रो। इसका मतलब मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन ग्रो ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम। आप इन्हें कल्चर मीडियम पे ग्रो कर सकते हो। लेकिन जो वायरसेस हैं, यू कैन नॉट ग्रो वायरसेस ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम। जो वायरसेस हैं इन्हें लिविंग होस्ट ही चाहिए ग्रो होने के लिए। सच कल्चर्स आर यूजफुल टू स्टडी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये देखो, ये पेट्री डिश है। ये जो हम बोल रहे थे ना पेट्री डिश, ऐसी होती है ये पेट्री डिश है। ये एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट पेट्री, उन्होंने इन्वेंट की थी। अब आप सोच रहे होगे इन्वेंट होने वाला इसमें क्या है, बे खाली प्लास्टिक की या ग्लास की एक कोली सी ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, ये जो इसके ऊपर लिड है ना, इसका ढक्कन है, ये लूज ढक्कन होता है। आप मान के चलो ये पेट्री डिश है, ठीक है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगी। इसका लिड ऐसे होता है लूज, इसके ऊपर, मतलब वो ऐसे है। अगर आप इसे उल्टा कर दोगे तो इसका लिड गिर जाएगा, ऐसे गिर जाएगा, बट ऐसे इसके ऊपर रखा हुआ है। अब इस लिड बेसिकली क्या है, जो इसके कॉर्नर्स है पेट्री डिश को, उससे अच्छी तरह ऐसे कवर कर लेता है ताकि डस्ट पार्टिकल्स अंदर ना आ सके। एयर तो अंदर जाएगी लेकिन डस्ट पार्टिकल अंदर नहीं आएगी। इसका मतलब ये स्टरलाइज्ड एयर को अंदर भेजने में हेल्प कर रहा है। इसलिए बोलते हैं रॉबर्ट पेट्री ने जो पेट्री डिश बनाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थी। अब ये पेट्री डिश है। अब हमने देखा इसमें हमने अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगाए, तो उनकी कॉलोनीज नजर आ रही हैं। कॉलोनीज तो नेक्ड आई से नजर आ रही हैं हमें। वी कैन ऑब्जर्व दिस कॉलोनीज विद नेक्ड आई। अब ये फंगस नजर आ रही है, जैसे वो बैक्टीरियल कॉलोनी नजर आ रही हैं, ये फंगल कॉलोनीज नजर आ रही हैं हमें। ये मैं स्ट्रीकिंग टेक्निक बताई ना आपको, वो प्लेटिनम जैसी वायर लेके उसे बैक्टीरियल सोल्यूशन में डिप करके ऐसे ऐसे करना, दिस इज नोन एज स्ट्रीकिंग। इससे बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं। ये बैक्टीरियल कॉलोनीज नजर आ रही है ना स्ट्रीक्स पे। काफी सारे हमें नुकसान भी करते हैं माइक्रोब्स, लेकिन बहुत सारे यूजफुल भी हैं अलग अलग वेज में, है ना। ये देखो, जैसे हम कोरोना वायरस को क्या बोल रहे हैं, भाई जा बहुत हो गया, ठीक है, बहुत ज़िंदगी ख़राब कर दी तुमने हमारी, अब यहाँ से जा। अब कुछ यूज़फुल भी हैं, ये देखो, दे मेक अस हेल्दी। अब एक क्वेश्चन है, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स आर नोन एज, यस, प्रियोन्स, ठीक है। इन्फेक्शियस प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स आर नोन एज प्रियोन्स। अब प्रियोन्स में ना डीएनए है ना इनमें आरएनए है, तो आपका दिमाग नहीं घूमता ये रेप्लिकेट कैसे करते होंगे। आपने पढ़ा सेंट्रल डोगमा ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी वाज गिवन बाय क्रिक। उन्होंने कहा ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ इज डीएनए, ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन डीएनए। डीएनए की इंफॉर्मेशन कन्वर्ट होती है आरएनए में, और आरएनए से बनती है प्रोटीन। अब जो प्रियोन्स हैं, ना इनमें डीएनए है ना आरएनए है, तो ये प्रोटीन्स कैसे बना रहे हैं? क्या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर समझने का मन हो तो वीडियो के नीचे जो कैप्शन दी हुई है, ठीक है, उसमें मैसेज देना, मैं समझाऊंगा आपको हाउ प्रियोन्स मल्टीप्लाई और रेप्लिकेट। अब आपको सब पता है, आपको पता है बैक्टीरिया भी, आपको प्रियोन्स भी पता है, आपको विरोइड्स भी पता है, आपको पीपीएलओ भी पता है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। इन्हें पीपीएलओ भी बोल देते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। इन्हें माइकोप्लाज्मा भी बोलते हैं। जो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं, माइकोप्लाज्मा लेडलावी, वो इसे ही बिलोंग करता है पीपीएलओ को। ये किंगडम मोनरा के ही मेंबर हैं, लेकिन इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, सो दे कैन चेंज देयर शेप। सो लियोमॉर्फिक इन नेचर, दे कैन चेंज देयर शेप, है ना।
तो बट एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स, देन आवर आंसर इज प्रियोन्स। अब माइक्रोब्स का अलग अलग जगह पे रोल है। माइक्रोब्स हम अपने घरों में भी यूज करते हैं, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। कई बार हमें नहीं पता होता हम माइक्रोब्स यूज कर रहे हैं, लेकिन करते हैं। हम इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज है जिनमें माइक्रोब्स यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत जगह माइक्रोब्स यूज हो रहे हैं। अब हमने इनके यूज देखने हैं, हम कौन कौन सी कंडीशन में कैसे कैसे इन्हें यूज करते हैं। तो हम अपने घर से शुरू होते हैं, है ना। क्या दिमाग काम कर रहा है, कहाँ यूज करते हो आप माइक्रोब्स? दही खाते हो, है ना। जो इंडिया में दही को कर्ड बोलते हैं, इंटरनेशनली से योगर्ट बोल देते हैं। तो बेसिकली जो कर्ड है ये कौन बना रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। चीज खाते हो, चीज कौन बना रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लस्सी पी रहे हो, लस्सी किससे बनती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। इडली खा रहे हो, डोसा खा रहे हो, ये भी किससे बनते हैं? फर्मेंटेशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से। तो ये जो चीजें मैंने नाम लिए, है ना, ये सब हम अपने घरों में बना लेते हैं। और ये घरों में बनाने वाली चीजें कैसे बन रही हैं, थोड़ा सा उस पे इनसाइट देखते हैं। ये मैं फुल डिटेल में करवा रहा हूँ ताकि आपको एक एक चीज समझ आ जाए। Microbes in household products. We use microbes or products derived from microbes every day. हम माइक्रोब्स को भी यूज कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स को भी यूज कर रहे हैं डेली लाइफ में। ये देखो, अ कॉमन एग्जांपल इज द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, है ना। इंडियंस हैं, दही को कर्ड बोल देते हैं, ठीक है। अ कॉमन एग्जांपल इज प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। ये देखो, मिल्क है, इसे किस में कन्वर्ट कर लिया? कर्ड में। किसकी हेल्प से? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, कॉमनली क्या बोल देते हैं? LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर्स कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल बता रहा है। देखो, बैसिलस है ना, रोड शेप्ड बैक्टीरिया, तो ये लैक्टोबैसिलस है। ये लैक्टोबैसिलस है या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इन्हें यूज करते हैं मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए। ड्यूरिंग ग्रोथ द लैब प्रोड्यूस एसिड्स दैट कोएगुलेट एंड पार्शली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन्स। अब हम कैसे बनाते हैं दही? ठंडा दूध लेते हैं, गर्म दूध लेते हैं? ना ठंडा लेते हैं ना गर्म लेते हैं। इसमें हम ल्यूक मिल्क लेते हैं, मतलब ल्यूक वॉर्म, बिल्कुल कोसा सा मिल्क, ठीक है। मतलब अप्रोक्सीमेटली मान के चलो 40 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर है उसका। 40 डिग्री सेल्सियस वाले दूध में हम क्या करते हैं? थोड़ा सा पुरानी दही का पार्ट उठा के डाल देते हैं। अब जो पुरानी दही का पार्ट आपने दूध में डाला है तो उसे बोलते हैं इनोकुलम। इनोकुलम का मतलब जाग लगाना, ठीक है। ड्यूरिंग ग्रोथ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड्स। अब होता क्या है, जब आपने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डाल दिया मिल्क में तो वो क्या करेगा? कोएगुलेट एंड पार्शली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन्स। उसे मिल्क प्रोटीन्स को जमा देगा, कोएगुलेट कर देगा और पार्शली डाइजेस्ट कर देगा। स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, फ्रेश मिल्क, ये लो। अब आपने क्या किया? ये 40 डिग्री सेल्सियस पे मिल्क ले लिया। ठंडा लोगे तो भी दही जमने में मुश्किल होगी, अगर ज़्यादा गर्म ले लोगे तो बैक्टीरिया मारा जाएगा। तो टेम्परेचर भी ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें आर्ट हैं, साइंस की जगह आप क्या बोल सकते हो? आर्ट। दही बनाना एक आर्ट है, घर में भी बना रहे हैं, ठीक है। गोपाल स्वीट्स पे भी बन रही है। कई बार घर में दही गोपाल स्वीट जैसी नहीं बनती, तो रीज़न क्या है? आर्ट का फ़र्क है। दूध का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, अब उसमें क्या किया? स्मॉल अमाउंट ऑफ ओल्ड कर्ड थोड़ा सा डाल दिया। जो ये एक देखो, चम्मच में पुरानी दही डाल दी, तो इसे क्या बोलेंगे? इनोकुलम। इनोकुलम का मतलब जाग लगाना। इनोकुलम और स्टार्टर कंटेन्स मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एट सुटेबल टेम्परेचर। सुटेबल टेम्परेचर कितना है इस केस में? 40 डिग्री सेल्सियस। कर्ड और
अंग्रेज बोलते हैं योगर्ट, हम बोल देते हैं कर्ड। अब मिल्क अच्छा है, कर्ड अच्छी है, एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, ठीक है, विच वन इज बेटर, मिल्क और कर्ड, भी दूध पीना चाहिए या दही खानी चाहिए? तो हम बोलेंगे दही खानी चाहिए। क्यों? अब दही में दूध वाली क्वालिटीज तो है ही हैं, जो दूध में क्वालिटीज हैं वो तो दही में है ही हैं, बट इसमें कुछ वाइटामिन भी बढ़ जाते हैं, जैसे विटामिन B12। कर्ड इज रिच इन विटामिन B12, तो सो कर्ड इज बेटर देन मिल्क। और देखो जो मिल्क है इसमें शुगर पड़ी है, मिल्क शुगर लैक्टोज, जो न्यूट्रल पीएच है जिसकी, तो इसमें जो केजिन प्रोटीन है वो सोलुबल फॉर्म में पड़ी है। तो इस केस में हमने नोटिस किया जब हमने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डाला तो ये योगर्ट बन गई। तो एक तो ये एसिडिक होगी, देखो पीएच कितनी होगी इसकी, नियरली 4। तो पीएच 4 करने वाला कौन है? जो लैक्टोज शुगर है, ये किस में कन्वर्ट होगी? लैक्टिक एसिड में। इसे एसिड बना दिया, और जो केजिन प्रोटीन है पहले सोलुबल फॉर्म में पड़ी थी, वो कोएगुलेट होगी, इनसोलुबल फॉर्म में होगी केजिन प्रोटीन। मिल्क शुगर इज लैक्टोज एंड मिल्क प्रोटीन इज केजिन। अब इसके और भी फायदे हैं दही के। यस, इन अवर स्टमक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्ले अ वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। मतलब ये हमारी इंटेस्टाइन की, हमारे स्टमक की कंडीशन भी बढ़िया रखती है दही। विटामिन B12 तो बढ़ ही गया, न्यूट्रिशनल क्वालिटी तो बेटर हो ही गई, और साथ में ये क्या करेगी, जो हमारे स्टमक में हार्मफुल पैथोजेंस ग्रो हो रहे हैं उन्हें भी मारने में हेल्प करेगी। ये हमारी इंटेस्टाइन की हेल्थ दिखा रहा है। अलग अलग तरह के माइक्रोब्स पड़े हैं यहाँ पे भी। हम इमेजिन नहीं कर पाते, बट देयर इज, ठीक है, अ ग्रेट फ्लोरा विच रिजाइड्स इन अवर इंटेस्टाइन। अब आ गया व्हाट आर प्रोबायोटिक्स। अब आप मार्केट जाते हो, जैसे हम इजी डे जाते हैं, इजी डे के जो फ्रिज हैं वहाँ पे बॉटल थोड़े याकुल्ट, स्टार्टिंग में ऐड भी आई, जो काजोल है वो ऐड देती थी, याकुल्ट, वो छोटी सी एक शीशी है ना, इतनी सी, और वो शीशी को शेक करना है पहले हमने, शेक करके पी लेना है, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स होते क्या हैं? याकुल्ट जैसे एक प्रोबायोटिक है। दे आर फ्रेंडली बैक्टीरिया यूज्ड फॉर थेराप्यूटिक पर्पसेस एंड फॉर बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन हेल्थ। अब आप देखना कभी याकुल्ट की जो बोतल है ना छोटी सी, उस पर लिखा होगा ये इम्यूनिटी बूस्टर है, ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, ये डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, क्योंकि जो फ्रेंडली बैक्टीरिया उनका नंबर बढ़ा देगा। उस याकुल्ट की बोतल में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो बेसिकली हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करते हैं और हमारी इम्यूनिटी बेटर करते हैं, उन्हें बोल देते हैं प्रोबायोटिक्स, ऐसी ड्रिंक्स। डो, जो गूंदा हुआ आटा होता है, जब आटे में हम पानी डालते हैं, उसकी नीडिंग करते हैं, नीडिंग करने के बाद वो क्या है, गूंदा हुआ आटा बोल देते हैं, उसे बोल देते हैं डो, विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड्स सच एज डोसा एंड इडली, इज ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। अब जो डोसा वगैरह बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उड़द की दाल यूज करते हैं, ब्लैक ग्राम, साथ में राइस और ब्लैक ग्राम को हम क्रश कर लेते हैं। क्रश करने के बाद उनमें सर्टेन बैक्टीरिया ऐड करते हैं, 3 से 12 घंटे उसे फर्मेंट होने देते हैं, तो बेसिकली वो बेस बन जाता है जिससे आप इडली डोसा बना सकते हो। ये देखिए बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, इडली डोसा बनाना सिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है जी। ये सब फर्मेंटेड प्रोडक्ट हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब बेसिकली जो डो है इसमें इसकी पफ्ड अपीयरेंस हो जाती है, इसे हम लीवनिंग बोलते हैं। जो डो है वो स्वेल कर जाता है, इसे लीवनिंग बोलते हैं। जो पंजाबी लोग हैं इसे बोलते हैं खमीर लगाना, खमीरी रोटी। जो खमीरी रोटी है वो आप बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना, वो क्या हुआ है, जो डो है ये क्या कर गया, पफ्ड अप हो गया, पफ्ड अप, फूल गया थोड़ा सा, ठीक है। ये क्यों होती है?
क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। ये ब्रेड मेकिंग में आपको डिटेल में समझाऊंगा ये चीजें। द डो, गूंदा हुआ आटा, विच इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स ईस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। ये याद रखना है, कई बार एग्जांपल यही क्वेश्चन पूछ लेता है, बेकर्स ईस्ट का नाम बताओ, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। द डो विच इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग बेकर्स ईस्ट। इसे लीवनिंग बोलते हैं जब इसे खमीर लग जाएगा। और लीवनिंग करनी किसके हेल्प से है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी ईस्ट, बेकर्स ईस्ट की। ये देखो जो ब्रेड है इसमें आपको पोर्स नजर आ रहे हैं ना, ये पोर्स क्यों बने, आपने सबसे पहले क्या किया, गूंदे हुए आटे में ईस्ट डाल ली। ये देखो आटा गूंद रहे हैं ना, ये डो बन रहा है, डो में आपने ईस्ट डाल ली। ईस्ट डालने के बाद अब बेसिकली आप क्या करोगे, इसे ब्रिक की फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे अगर ब्रेड बनानी है। ब्रिक की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप इसे अब ओवन में रख दोगे, है ना, कुछ देर फर्मेंट हुआ। ओवन में रखने के बाद अब बेसिकली क्या होगा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप होगी अलोंग विद इथाइल अल्कोहल, उससे ये पोरस हो जाएगी, पोरस और सॉफ्ट हो जाएगी। ऐसे बनती है ब्रेड। पहले आटे को गूंथते हैं, बीच में ईस्ट डाल लेते हैं। ईस्ट डालने के बाद बेसिकली जो ईस्ट है फर्मेंटेशन करती है एनारोबिक एनवायरनमेंट में, उसके फर्मेंटेशन होने के बाद इसे बेकरी में रखते हैं। बेकर में रखने के बाद आप बड़े ध्यान से देखोगे जो कार्बन डाइऑक्साइड है इथाइल अल्कोहल के साथ एस्केप करेगी, उसमें पोर्स हो जाएंगे, वो सॉफ्ट बन जाएगी। ठीक है, अगर पूरा केमिकल रिएक्शन बताएं तो ये ऐसे बनेगा। जो व्हीट फ्लोर है इसमें पड़ी है स्टार्च, अब स्टार्च पे काम करेगा अमाइलेज। अमाइलेज क्या है, एक एंजाइम है, ये हमारे सलाइवा में भी तो होता है, सलाइवरी अमाइलेज, जिसे टाइलिन बोलते हैं, टाइलिन। तो बेसिकली वही जो ईस्ट है उसने बेसिकली क्या किया, जो व्हीट फ्लोर में स्टार्च पड़ी है उस पर क्या सिक्रेट कर दिया अमाइलेज, ईस्ट ने। तो जो अमाइलेज है इसे कन्वर्ट कर देगा माल्टोज में। अब माल्टोज क्या है, डाइसेक्राइड, दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बना हुआ है। अब इस पे एक्ट करेगा माल्टेज, लो जी डाइसेक्राइड टूट गया, मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज में। अब जो ग्लूकोज है इस पे अगला एंजाइम ईस्ट का एक्ट करेगा जाइमेज। जाइमेज जाइमेज क्या करेगा, इसे कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस C2H5OH, कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल में। इसका मतलब ईस्ट के कारण तीन एंजाइम्स आए, फर्स्ट अमाइलेज स्टार्च पे, सेकंड माल्टेज माल्टोज पे, थर्ड जाइमेज जाइमेज ग्लूकोज पे, जिससे क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथाइल अल्कोहल। इज दिस क्लियर? अब बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करो। अब एग्जामिनर ने पूछा क्वेश्चन आपसे भी, जब आप आटे से आप इथाइल अल्कोहल बनाना चाहते हो तो एंजाइम्स का सीक्वेंस क्या है, तो सबसे पहले आएगा अमाइलेज, सेकंड नंबर पे माल्टेज, थर्ड नंबर पे जाइमेज। अगर एग्जामिनर पूछे आपको ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनानी है तो कौन से एंजाइम्स यूज होंगे, तो आप सिर्फ बोलोगे जाइमेज। ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए तो जाइमेज ही यूज हुआ। ये फायदा हुआ सैक्रोमाइसिस सर्वेसी और बेकर्स ईस्ट डालने का। और सबसे बड़ी प्यारी बात ये है, जो सैक्रोमाइसिस सर्वेसी है ये एक्सपेरिमेंटल मॉडल है यूकेरियोट्स पे। जब भी आपको कोई एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं यूकेरियोट्स पे तो आप क्या यूज करते हो, सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। ठीक है, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बैक्टीरिया। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को प्लाज्मिड बोलते हैं, वो बैक्टीरिया में होते हैं। लेकिन एक्सेप्शनली, एक्सेप्शन वर्ड यूज कर रहा हूँ, एक्सेप्शनली सैक्रोमाइसिस सर्वेसी में भी 2 माइक्रोमीटर का प्लाज्मिड पाया जाता है एक्सेप्शनली, इसका करेक्टर नहीं है।
A number of traditional drinks and foods are also made by fermentation by microbes. Number of traditional drinks है ना, सुना होगा। हम पंजाब में रहते हैं तो हमारे पंजाब में बनती है एक ट्रेडिशनल ड्रिंक बनती है जो अल्कोहलिक ड्रिंक है, इसे ताड़ी बोलते हैं। ऐसे ही साउथ इंडिया में भी एक अल्कोहलिक ड्रिंक बनाई जाती है, इसे टोडी बोलते हैं। ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड्स आर ऑल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन बाय माइक्रोब्स। ये देखो जलेबी, ये भी फर्मेंटेशन से बन रही है, ठीक है। ये बियर वगैरह ये भी फर्मेंटेशन से बन रही है, ठीक है। ये अलग अलग तरह के फूड्स हैं, ये भी फर्मेंटेशन से बनाए जा रहे हैं। टोडी is a traditional drink of some parts of southern India, is made by fermenting sap of palms। एक स्पेशल पाम होता है कैरियोका पाम, उस पाम पे कट लगाते हैं, कट लगाने के बाद उस पे घड़ा टांग देते हैं कट पे, तो उस कट में सैप गिरता रहता है उस पाम प्लांट का। तो जो सैप है हमें पता है वो फ्लोएम पे कट लगाया है, तो उस सैप में क्या पड़े हैं फोटोसिंथेज, जैसे सुक्रोज हो गया। अब वो सुक्रोज को फर्मेंट करेंगे तो पहले सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बना ली जाएगी। ये देखो ये जो टोडी है उसका कलर है। ये घड़ा कहाँ पे टांगा था, कैरियोका पाम। ये देखो ये ट्री है, ये ट्री पे यहाँ पे कट लगाया, कट लगाने के बाद इसके जो फ्लोइम है उस पे कट लग गया, कट लगाने के बाद यहाँ पे घड़ा टांग दिया। अब जो इसका सैप है घड़े में गिरता जा रहा है। अब ये सैप इकट्ठा करेंगे, सैप में सैक्रोमाइसिस सर्वेसी डालेंगे और इसे कवर करके इसे मिट्टी में दबा देंगे और फर्मेंटेशन होगी। फर्मेंटेशन से क्या बन जाएगी, टोडी। कलर देखो कितना ब्यूटीफुल है इसका। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड टू फर्मेंट फिश। मतलब कुछ लोग हैं फर्मेंटेड फिश खाते हैं, ठीक है। अब जो लोग नहीं खाते वो तो इसके पास भी नहीं निकल सकते। ये थाईलैंड जाओगे ना, वहाँ पे ड्रम्स में इन्होंने क्या किया होता है, कच्ची फिश को रखा होता है फर्मेंट करके। वहाँ से निकलोगे भी ना वोमिट आती है, मतलब इतनी गंदी स्मेल होती है फर्मेंटेशन की। कुछ लोग सोयाबीन को फर्मेंट करते हैं, कुछ लोग बैम्बो शूट्स को फर्मेंट करते हैं ताकि वो टेंडर हो जाए, नरम हो जाए, खाने लायक हो जाए। देखो फिश है, ड्रम्स में डालेंगे, 1 महीना ड्रम्स में रखेंगे, फर्मेंट करेंगे। ये सोयाबीन को फर्मेंट किया है, ये बैम्बू शूट्स को फर्मेंट किया है। अलग अलग जगह पे ये फूड है, ट्रेडिशनल फूड्स हैं, लोग बड़ी खुश होकर खाते हैं इन चीज़ों को, इसलिए सिलेबस में दिया हुआ है। चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स इन विच माइक्रोब्स आर यूज्ड। जो हम घरों में, अपने घरों में चीज़ बनाते हैं, सारे लोग चीज़ बनाते हैं ना घरों में, ये ओल्डेस्ट फूड्स हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड्स हैं जिसमें माइक्रोब्स यूज करते थे हम। ये अलग अलग तरह की चीज नजर आ रहे हैं, मेरी बेटी बोलते केक, ठीक है, ये चीज है। ये डिफरेंट वैरायटीज ऑफ चीज आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर। अब चीज अलग अलग तरह के होते हैं, अब इन्हें अलग अलग कौन बनाता है, इनका कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, इनकी टेक्सचर कैसी है, शेप कैसी है। ये कम पोरस है, ये ज़्यादा पोरस है, टेक्सचर, इनका फ्लेवर एंड टेस्ट, स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज्ड। अब ये जो इनका टेक्सचर आ रहा है, फ्लेवर आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है भी आपने चीज़ बनाने में कौन से माइक्रोब्स को यूज़ किया है। फॉर एग्जाम्पल लार्ज होल्स स्विस चीज़, ठीक है, स्विस चीज़ है उसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं, तो ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब चीज़ है उसे फर्मेंट करके आपने रख दिया, ठीक है, तो जब आपने फर्मेंट करके रखा तो उसमें बड़े बड़े होल्स हो जाएंगे, वो स्विस चीज़ है। और स्विस चीज़ बनाने में बैक्टीरिया कौन सा यूज़ किया जाता है, प्रोपनियोबैक्टीरियम शर्मैनी, प्रोपनियोबैक्टीरियम शर्मैनी। अब यही क्वेश्चन आएगा, ऐसे याद रखो स्विस, ऐसे याद रखो शर्मा, शर्मैनी है ना, प्रोपनियोबैक्टीरियम शर्मैनी। ये देखिए
बड़े बड़े होल्स नजर आ रहे हैं ना, ये बड़े बड़े होल्स क्यों बने? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप की। अब चीज़ को फर्मेंट किसके साथ करना है? इसे करना है बैक्टीरिया के साथ, प्रोपनियोबैक्टीरियम शर्मैनी। इसका एक पर्टिकुलर टेक्सचर आया है, इसका एक पर्टिकुलर टेस्ट होगा। ये सब किस पे डिपेंड करता है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज किया है। जैसे स्विस चीज बनाने में प्रोपनियोबैक्टीरियम शर्मैनी यूज किया है। सेकंड आ गया रॉकफोर्ट चीज इज राइपन्ड। राइपन्ड का मतलब समझ गए, एक और चीज बना लिया। अब चीज को 18 महीने एक पर्टिकुलर जगह पे रख देना है, 18 मंथ्स। तो 18 मंथ्स रखने से ये क्या हो जाएगा? राइपनिंग हो जाएगी इसकी। राइपेंड करना किसके साथ है? बाय ग्रोइंग ए स्पेसिफिक फंजाई विच गिव्स इट अ पर्टिकुलर फ्लेवर, जिसके कारण एक पर्टिकुलर टेस्ट आना शुरू हो जाएगा रॉकफोर्ट चीज में। तो फंगस कौन सी है जो यूज की जा रही है? पेंसिलियम रॉकफोर्टी। रॉकफोर्ट चीज है ना, इसमें याद रखना है फंजाई, पेंसिलियम रॉकफोर्टी। ये देखो चीज, हमारे घर में तो इसे फेंक ही दें, ये क्या खराब हो गया ये तो। अब चीज़ को इन्होंने 18 महीने रखा, बीच में क्या डाल के? पेंसिलियम रॉकफोर्टी। ये बीच में करेक्टरिस्टिक फ्लेवर आएगा इसका। बस सबका अपना अपना टेस्ट है भाई। हो सकता है आम आदमी खा ही ना पाए, ये लोग बड़े टेस्ट से खाते हैं इसे, रॉकफोर्ट चीज़। अब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इनके रिलेटेड। विच माइक्रोब्स आर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क? मिल्क से कर्ड बनानी है तो क्या यूज करोगे? साइनोबैक्टीरिया यूज करोगे, अजोटोबैक्टर यूज करोगे, साल्मोनेला यूज करोगे, लैक्टोबैसिलस। अब बाकियों के नाम सुने हुए हैं ना? साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम है अजोटोबैक्टर, अजय बीज फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, अजोटोबैक्टर एंड विजरनीकिया फ्री लिविंग एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। साल्मोनेला जीनस है ये, टाइफाइड कोज करने वाले बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफीमोरियम। puffed up appearance of dough is due to production of कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पफ कर गया ना, उस प्रोसेस को क्या बोलना है? खमीर लगने को लीवनिंग। डो यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड इज फर्मेंटेड यूजिंग। डो जो ब्रेड बनाने के लिए यूज कर रहे हो उसमें क्या करोगे? सैक्रोमाइसिस सर्वेसी डालोगे। ये लो आ गई सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, बेकर्स ईस्ट। ठीक है, एक्सेप्शनली 2 माइक्रोमीटर का प्लाज्मिड भी पाया जाता है इसमें। लो जी, फर्स्ट पार्ट कवर हो गया इसका। मैं सेकंड पार्ट शुरू करता हूँ इसका ब्रेक के बाद।